वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज के इस वीडियो में हम KVS PGT इकोनॉमिक्स एग्ज़ाम 2023 का जो पेपर है उस क्वेश्चन पेपर को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन वो क्या है, देखिए मध्य का हमको दे रखा है 35, मीडियन कितना है 35 और मीन हमारे पास में कितना है समांतर माध्य 30। तो मोड बहुलक निकालना है। तो इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, बहुलक z इक्वल टू क्या होता है 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू एक्स बार। बस इस फॉर्मूले में हमको क्या करना है, वैल्यू रखना है। 3 इंटू मीडियन हमारे पास में कितना है 35 माइनस 2 इंटू एक्स बार कितना है 30। ठीक है, तो देखो आप 35 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 105 माइनस 30 इंटू 2 करोगे कितना हो जाएगा 60। अब 105 में से अगर हम 60 को माइनस करेंगे हमारे पास में कितना आ जाएगा 45। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट होगा। अगला देखिए, अर्थशास्त्र विषय में 9 छात्रों द्वारा प्राप्तांक इस प्रकार से हमको दे रखे हैं। मध्य का मूल्य हमको इसमें निकालना है, मीडियन कैलकुलेट करना है। तो मीडियन के लिए हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमारे पास में जो वैल्यू होती है उनको अरेंज करना पड़ता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, आरोही या अवरोही क्रम में हम इनको क्या करेंगे जमाएंगे। तो देखिए सबसे अगर हम छोटी वैल्यू देखें तो यहाँ पे देखिए छोटे से बड़े क्रम में पहले से जमा हुआ है, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे फॉर्मूला यूज कर लेंगे। m इक्वल टू क्या होता है n प्लस 1 अपॉन 2। n हमारे पास में कितना है 9 स्टूडेंट्स है, तो 9 प्लस 1 अपॉन 2 करेंगे और 9 प्लस 1 अपॉन 2 करने पर कितना आएगा 5। मतलब फिफ्थ नंबर पर जो भी वैल्यू होगी वो हमारा क्या होगा मीडियन। तो फिफ्थ नंबर पे क्या है देखिए 66, तो ये 66 हमारे लिए क्या होगी मीडियन। m इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 66। सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट देखिए, 100 विद्यार्थियों के अंकों का माध्य अंक हमको दे रखा है 50। बाद में पता चला कि एक अंक 55 की बजाय गलती से 85 समझा गया, माध्य का सही मूल्य क्या है। तो देखिए जब हम यहाँ पे हमारे पास में दे रखा है एवरेज दे रखा है कितना 50, कितने स्टूडेंट्स का ये 100 का, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कुल अंक निकाल लेंगे। कुल अंक हमारे पास में कितने हो जाएंगे 100 को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कुल अंक जो थे 100 विद्यार्थियों को वो कितने हैं 5000। अब देखो एक अंक को हमने क्या पढ़ लिया था इसमें 55 की बजाय गलती से 85 पढ़ लिया, तो जो गलत पढ़ लिया था उसको माइनस कर दीजिए 85 को, और पढ़ना क्या था प्लस करना था हमको 55। तो 5000 में से 85 को हम माइनस कर देंगे और 55 को प्लस कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 4930 नहीं 4970 आ जाएगा ये आपका। अब इसमें हम क्या करेंगे n हमारे पास में कितना है 100, हम इसका डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका ये 49.7। 49.7 आपका कहाँ पे है, तीसरा ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट देखिए, बारहवीं कक्षा की परीक्षा में सांख्यिकी विषय में 10 विद्यार्थियों के अंक हमको दे रखे हैं, बहुलक निकाल ली मोड। मोड क्या होता है, जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो 48 हैं वो यहाँ पे इस सीरीज में 3 बार आ रहा है, इसका मतलब जो हमारा मोड है बहुलक है वो कितना होगा 48। क्योंकि बहुलक क्या होता है, जो वैल्यू किसी सीरीज में सबसे ज़्यादा बार आती है, जो मूल्य सबसे अधिक बार आता है, तो यहाँ पे 48 जो है वो 3 बार आ रहा है, इसलिए हमारा बहुलक जो है कितना होगा 48। अगला देखिए, इसमें हमको हार्मोनिक मीन निकालना है। ठीक है, हार्मोनिक मीन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं हरात्मक माध्य। ठीक है, हरात्मक माध्य, या यहाँ पे हमारे पास में क्या लिखा हुआ है सनादि माध्य। तो देखो ये क्या होता है हरात्मक माध्य क्या होता है कि हमारे पास में जो भी वैल्यू होती हैं उनका हम सबसे पहले क्या करते हैं व्युत्क्रम निकाल देते हैं, रेसिप्रोकल निकाल देते हैं, फिर
जो रेसिप्रोकल आता है उसकी हम टोटल करके उसमें हम क्या करते हैं, n का डिवाइड कर देते हैं और वापस क्या करते हैं, हम रेसिप्रोकल निकालते हैं। इसका मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल सिग्मा रेसिप्रोकल ऑफ x अपॉन n। ठीक है, रेसिप्रोकल का हिंदी मीनिंग क्या हो गया, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम क्या होता है कि कोई भी वैल्यू है, जैसे x वैल्यू है तो व्युत्क्रम क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन x। तो देखो यहाँ पर अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से देखोगे आपका, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल सिग्मा 1 अपॉन x अपॉन n। ठीक है, और ये देखिए रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उल्टा करना। तो अगर इसको उल्टा करेंगे तो हम n को ऊपर लिख देंगे और नीचे क्या लिख देंगे, 1 अपॉन एक्स सिग्मा। तो ये देखिए हमारा जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा इसमें, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। इसमें हमको क्या करना है, प्रमाप विचलन निकालना है। मानक विचलन भी कहते हैं, प्रमाप विचलन भी इसको हम कह सकते हैं। तो प्रमाप विचलन या मानक विचलन इसका हम कैसे निकालते हैं, देखिए हमारे पास में x दे रखा है कितना, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें d निकाल देंगे। और d कैसे निकालते हैं, x माइनस एक्स बार करके। तो सबसे पहले हमको इसका x बार निकालना पड़ेगा। तो x बार कैसे निकालोगे, इन सभी को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। और सब में जोड़ने के बाद में देखो कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें हम क्या करेंगे, 7 का डिवाइड कर देंगे। हमारे पास में क्या आ जाएगा, x बार आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका x बार निकाल देते हैं। इन सबको आप प्लस कर दीजिए। तो 10 प्लस 20 कितना होता है, 30, 30 प्लस 30 60, 60 प्लस 40 100, 100 प्लस 50 किया 150, 150 में 68 करोगे आप 210, और ये 70 और प्लस करोगे तो 280। और ये कितनी वैल्यू हमारे पास में है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 का डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 40। हमारे पास में जो x बार है वो कितना आ गया, 40 आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, d। और d हम कैसे निकालते हैं, x माइनस एक्स बार करके। तो ये देखिए सारी जो वैल्यू है हमारे पास में उन सब में से हम क्या करेंगे, 40 को माइनस कर देंगे। तो 10 में से 40 को माइनस करोगे तो 10 माइनस 40 कितना आ जाएगा, माइनस का 30। फिर 20 माइनस 40 करेंगे तो माइनस का 20, 30 माइनस 40 करेंगे तो माइनस का 10, 40 माइनस 40 करेंगे 0, फिर 50 माइनस 40 करेंगे प्लस का 10, फिर उसके बाद में 60 माइनस 40 करेंगे प्लस का 20 आ जाएगा। और फिर लास्ट में हमारे पास में 70 माइनस करें आपका कितना आ जाएगा, 30। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, d। अब हम इन सब का क्या कर देंगे, स्क्वायर, जिसको हम कहेंगे d स्क्वायर। और d स्क्वायर कितना आएगा, देखो -30 इंटू -30 करोगे तो कितना आ जाएगा, 900। फिर -20 इंटू -20 करोगे 400, फिर -10 इंटू -10 करेंगे 100, फिर बीच में आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा 100, फिर 20 का करेंगे तो 400, और फिर 30 का स्क्वायर करोगे 900। अब देखो इन सबको हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 900 और प्लस 100 1000, 1400, और 1400 इधर भी हैं 2800। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, n का डिवाइड कर देंगे। n हमारे पास में कितना है, n हमारे पास में था अभी 7, तो इसमें हम क्या करेंगे, 7 का डिवाइड कर देंगे। क्योंकि देखिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सिग्मा d स्क्वायर अपॉन n का अंडर रूट। ये हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है। तो 2800 में हम 7 का डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 400 अंडर रूट में। और 400 का अगर हम अंडर रूट निकालेंगे कितना आ जाएगा, 20। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। अगला देखिए, टाइम रिवर्सल टेस्ट, समय उत्क्रमिता परीक्षण संतुष्ट होता है। ठीक है, समय उत्क्रमिता परीक्षण क्या होता है कि जब हम आधार वर्ष को वर्तमान वर्ष और वर्तमान वर्ष को आधार वर्ष मान के अगर सूचकांक निकालते हैं तो दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है वो कितना होता है, =1। तो प्राइस 0 1। ठीक है, अब अगर हम 0 की जगह 1 और 1 की जगह 0 कर दें और दोनों के अगर हम इंडेक्स नंबर निकालें, सूचकांक निकालते हैं, तो दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा, =1 आता है। इसको हम क्या कहते हैं, टाइम रिवर्सल टेस्ट, समय उत्क्रमिता परीक्षण। तो यहाँ पे देखिए आपका कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है, तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा।
ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अल्पकाल में जब तक औसत उत्पादन बढ़ रहा होता है सीमांत उत्पादन से अधिक होता है। दूसरा क्या है, औसत उत्पाद सीमांत उत्पाद से पहले घटना शुरू हो जाता है। ठीक है, देखो दोनों के जो वक्र होते हैं वो हमारे इस प्रकार के होते हैं। ये हमारा होता है सीमांत उत्पादन और ये हमारा होता है औसत उत्पादन। सीमांत उत्पादन जो होता है वो हमेशा औसत की तुलना में तेजी से बढ़ता है और तेजी से घटता है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा होता कि जब औसत उत्पादन बढ़ रहा होता है तो सीमांत उत्पादन औसत उत्पाद से अधिक होता है। तो सीमांत उत्पादन ज़्यादा होता है, पहला कथन हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या लिखा हुआ है, औसत उत्पाद सीमांत उत्पाद से पहले घटना शुरू हो जाता नहीं। पहले कौन घटता है, सीमांत उत्पाद पहले घटता है। तो यहाँ पे दूसरा कथन हमारा क्या है, गलत है। तो यहाँ पे केवल हमारा एक कथन जो है वो सही है। इसका मतलब करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, केवल ए सही है इन दोनों कथन में से। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। टीएफसी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एएफसी को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, बिल्कुल सही है। औसत स्थिर लागत को अगर हम मात्रा से गुणा कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, कुल स्थिर लागत आ जाएगी। फिर दूसरा एबीसी जो होता है वो टीवीसी में अगर हम आउटपुट उत्पादन की इकाइयों का भाग देते हैं तो आ जाता है, बिल्कुल सही है। एसएसी औसत लागत जो होती है वो औसत परिवर्तनशील लागत एवीसी और औसत स्थिर लागत एएफसी दोनों को प्लस करने पर आती है, बिल्कुल सही बात है ये। एसएमसी क्या होती है, टीसी अपॉन क्वांटिटी, ये गलत है। ठीक है, एसएमसी जो आपकी होगी वो क्या होगी, डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा क्यू होगी। ठीक है, जबकि यहाँ पे केवल लिखा हुआ है टीसी अपॉन क्वांटिटी, से हमारे पास में क्या आ जाएगा, टीसी आएगी, औसत लागत आएगी। जबकि सीमांत लागत हम कैसे निकालते हैं, परिवर्तन के आधार पर। हमको क्या पूछा हुआ है, कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। अगला है, कोब डगलस फलन हमको यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। अब हमको क्या पूछा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब ये क्या बताता है, उत्पादन के बढ़ते प्रतिफल को, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल को। ठीक है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल को ये बताता है। अगर दोनों की वैल्यू इक्वल टू 1 होती है तो वो कांस्टेंट रिटर्न होते हैं, अगर लेस देन 1 आता है तो वो डिक्रीजिंग रिटर्न होते हैं। तो ये जो कोब डगलस उत्पादन फलन है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा है तो किसको बताएगा, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल को ये दर्शाते हैं, फर्स्ट ऑप्शन। अगला है, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मांग वक्र में मांग की कीमत लोच। ठीक है, ये हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वक्र है और यहाँ पे जो इलास्टिसिटी है वो कितनी होती है, इक्वल टू 1 होती है, इकाई लोचदार। ठीक है, यूनिटरी इलास्टिक हम इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा क्या है, मांग की तिरछी लोच, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर निकालनी है तो जो तिरछी लोच है वो क्या बताती है, किसी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से दूसरी वस्तु की मांग में कितना परिवर्तन होता है। देखो मांग की लोच का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। और जब हम तिरछी लोच की बात करते हैं तो हमें उसमें क्या लेते हैं, किसी एक वस्तु की कीमत, जैसे माना कि वाई वस्तु की हम कीमत ले लेते हैं और एक्स वस्तु की हम क्या करते हैं, मात्रा ले लेते हैं। तो देखिए ये जहाँ पे भी लिखा होगा, या तो एक्स की जगह वाई हो सकता है या वाई की जगह एक्स हो सकता है, वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए कहाँ पे लिखा हुआ आपका सेकंड ऑप्शन, डेल्टा क्यू एक्स अपॉन डेल्टा पी वाई। वाई वस्तु की कीमत में, कीमत ली हमने, दोनों जगह जो प्राइस लिखा वहाँ पे क्या होना चाहिए, वाई वस्तु होनी चाहिए, यहाँ एक्स हो सकती थी दोनों जगह। और क्यू लिखा हुआ वहाँ पे क्या होना चाहिए, या तो एक्स होना चाहिए या दोनों जगह क्या होना चाहिए, वाई होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन। ये हमारी मांग की तिरछी लोच, जो क्रॉस इलास्टिसिटी है, आड़ी लोच है, उसको ज्ञात करने का फॉर्मूला है। अगला देखिए, हमारे पास में इसमें पूछा हुआ है कि कौन सा करेक्ट नहीं है, पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई इक्वल टू एम है, बिल्कुल सही है हमारा। ये हमारी बजट रेखा जो होती है उसकी लाइन है।
फिर एम आर एस एक्स वाई इक्वल टू क्या होता है, माइनस पी एक्स अपॉन पी वाई होता है, ये भी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। फिर एम आर एस, ये देखो यहाँ पे इसके साथ में आई से मल्टीप्लाई कर दिया है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा गलत। इसमें से पूछा हुआ है कौन सा गलत है, तो ये सेकंड ऑप्शन जो है वो क्या है हमारा गलत है। अगला है गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण, मार्शल पिगो ने क्या कहा कि किसी भी वस्तु का प्रयोग करने से जो उपयोगिता मिलती है उसको हम क्या कर सकते हैं, संख्या के रूप में माप सकते हैं। और जैसे जैसे हम किसी वस्तु का प्रयोग बढ़ाते हैं तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। तो पहला कथन तो आपका बिल्कुल सही है। और दूसरा क्या है, सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक नहीं हो सकती है, ये गलत है कि सीमांत उपयोगिता जो है मार्जिनल यूटिलिटी वो जीरो भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती हैं। अब हमको यहाँ पे क्या पूछा हुआ है कि कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है, यहाँ पे आपका केवल पहला कथन सही है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, केवल ए सही है। क्योंकि देखिए सीमांत उपयोगिता शून्य भी हो सकती हैं, ऋणात्मक भी हो सकती हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। दीर्घकालीन औसत लागत वक्र यू आकार का होता है। दीर्घकालीन औसत लागत वक्र हमारा इस आकार का बनता है, बिल्कुल सही है। थोड़ा सा ये फ्लैटर होता है, चपटा होता है। दीर्घकालीन औसत लागत वक्र का नीचे की ओर गिरता हुआ भाग पैमाने के बढ़ते प्रतिफल को दर्शाता है। ठीक है, जब हमारा वक्र नीचे की ओर गिरता है इसका मतलब पैमाने के बढ़ते प्रतिफल है, क्योंकि इसमें औसत लागत घटती जाती है, बिल्कुल सही है। दीर्घकालीन औसत लागत वक्र का ऊपर की ओर बढ़ता हुआ भाग पैमाने के घटते प्रतिफल को दर्शाता है। ठीक है, ये देखिए जब लागत बढ़ती है इसका मतलब ये क्या है कि औसत लागत बढ़ रही है, मतलब पैमाने के घटते प्रतिफल है, ये बात भी बिल्कुल सही है। फिर क्या है, दीर्घकालीन औसत लागत वक्र दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र को उसके न्यूनतम बिंदु पर काटता है, ये गलत है। उल्टा लिख दिया यहाँ पे कि जो सीमांत लागत वक्र होता है, ये सीमांत लागत वक्र वो औसत लागत वक्र के न्यूनतम बिंदु पर काटता है, ये बात सही है। ठीक है, तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, गलत है। और हमको क्या पूछा हुआ था कि कौन सा सही नहीं है, तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। अगला है पूर्ण प्रतियोगिता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। देखो यहाँ पे ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ है, कौन सा कथन सही नहीं है। सीमांत आगम कीमत के समान होता है। सीमांत आगम मतलब मार्जिनल रेवेन्यू जो होती है वो प्राइस के भी इक्वल होती हैं और एवरेज रेवेन्यू औसत आगम के भी बराबर होती हैं। तो पहला कथन तो आपका सही है। दूसरा क्या है, औसत आगम कीमत से अधिक होता है, नहीं, औसत आगम एवरेज रेवेन्यू होता है वो कीमत के बराबर होता है, तो यहाँ पे आपका दूसरा जो है वो क्या है, गलत है। तीसरा क्या है, औसत आगम कीमत के समान होता है। देखिए औसत आगम एवरेज रेवेन्यू प्राइस के इक्वल होता है, बिल्कुल सही बात है। और संतुलन की अवस्था में बाजार की मांग और पूर्ति क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हमको पूछा हुआ था कि कौन सा सही नहीं है, तो ये सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका सही नहीं है। अगला है एक प्रभावी न्यूनतम कीमत के कारण क्या होगा। देखिए जब हम बाजार में संतुलन की बात करते हैं, ये हमारा है पूर्ति वक्र, ये हमारा है मांग वक्र और ये हमारी है संतुलन कीमत, जहाँ पे संतुलन कीमत कितनी है, ओ से लेके पी, और ई बिंदु हमारा क्या है, संतुलन, संतुलन मात्रा कितनी है, ओ से लेके क्यू। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक प्रभावी न्यूनतम कीमत कि वस्तु की कीमत सरकार क्या करें, एक घोषित कर दे कि जो कीमत है उससे कम नहीं होनी चाहिए, जिसको हम क्या कहते हैं, एक तरह से न्यूनतम समर्थन मूल्य। जैसे सरकार ने घोषित कर दिया ये वाला क्या है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मतलब ये न्यूनतम कीमत है, इससे कीमत कम नहीं होनी चाहिए। तो न्यूनतम कीमत की स्थिति में क्या देखो यहाँ पे पूर्ति तो क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, पूर्ति क्या है यहाँ पे, ज़्यादा। कितनी ज़्यादा है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूर्ति अधिक है, ये मांग क्या है यहाँ पे, कम है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सेस सप्लाई कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक प्रभावी न्यूनतम कीमत के कारण क्या होगा, पूर्ति अधिक होगा,
जब वस्तु की कीमत संतुलन कीमत से ज़्यादा होती ऊपर होगी तो उत्पादक ज़्यादा बेचना चाहेंगे लेकिन खरीदने वाले कम खरीदना चाहेंगे। इसी स्थिति में क्या होगा, सप्लाई क्या हो जाएगी, उसकी ज़्यादा हो जाएगी। इसको हम कहते हैं एक्सेस सप्लाई कहते हैं, पूर्ति अधिक की स्थिति कहते हैं। नेक्स्ट है, यदि गेहूं के बाजार में अधिकतम कीमत प्रभावी होती है। ठीक है, अब देखो अधिकतम कीमत की बात है, ये हमारा पूर्ति वक्र है, ये हमारा मांग वक्र है, ये हमारी संतुलन कीमत है। माना कि जो गेहूं की संतुलन कीमत है वो कितनी है, ओ से लेके पी। अब सरकार ने यहाँ पे क्या कर दिया, अधिकतम कीमत निर्धारित कर दी है वस्तु की कि अधिकतम कीमत क्या होगी, ये होगी। तो अधिकतम कीमत की स्थिति में क्या होगा कि जो वस्तु की मांग है वो तो क्या होगी, ज़्यादा, और पूर्ति जो है वो क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सी स्थिति होगी, एक्सेस डिमांड की कंडीशन होगी। एक्सेस डिमांड यहाँ पे क्या लिखा हुआ आपका, तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, दिए गए मांग एवं पूर्ति समीकरण में, ये हमारे पास में मांग का समीकरण है, ये हमारे पास में पूर्ति का समीकरण है। व्हाट विल बी इक्विलिब्रियम प्राइस, संतुलन कीमत क्या होगी, ये हमको निकालना है। तो बाजार में संतुलन की स्थिति में क्या होता है, मांग और पूर्ति दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मांग कितनी है, 1200 माइनस पी इक्वल टू पूर्ति कितनी है, 900 प्लस 2p। ठीक है, अब देखो 2p को इधर लाए दीजिए, हो जाएगा आपके पास में 3p। 3p इक्वल टू आपके पास में कितना हो जाएगा, 1200 इधर आ जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 300। तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा, 300 अपॉन 3 करेंगे कितना आ जाएगा, 100। तो संतुलन कीमत जो है वो कितनी होगी, 100 होगी। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, यदि एक वस्तु पर कुल व्यय एवं उस वस्तु की कीमत विपरीत दिशा में चले, किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसके ऊपर कीमत अगर बढ़ती है माना कि, तो उसके ऊपर जो खर्चा किया जा रहा है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। और जब वस्तु की कीमत कम हो जाती हैं तो उसके ऊपर जो खर्च है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो इस प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं कि कीमत और व्यय के बीच में यहाँ पे क्या है, विपरीत संबंध है। कीमत बढ़ने पर लोग क्या कर रहे हैं, कम खर्चा कर रहे हैं। इसका मतलब वो चीज़ उनके लिए कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है, मतलब वो वस्तु कौन सी होगी, लग्जरी होगी। ठीक है, लग्जरी गुड जो होती है ना, विलासिता वाली वस्तुएं, उनके संदर्भ में ऐसा होगा कि जब वो सस्ती हो जाती है लोग क्या करते हैं, उनको खरीदने लग जाते हैं। तो इस स्थिति में जो मांग की लोच होगी वो क्या होती हैं, इकाई से अधिक होती हैं। ठीक है, इकाई से अधिक, एक से अधिक इसको हम कह सकते हैं। मतलब सेकंड ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, इकाई लोच मांग वक्र का आकार होगा, शेप ऑफ यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ये देखिए अभी क्वेश्चन हमने पढ़ा था, पहले आपको पूछा हुआ था कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो मांग वक्र होता है उसमें लोच कैसी होती है। अब लिख दिया कि इकाई लोचदार मांग वक्र का आकार किस प्रकार से होगा। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इस तरीके से हमारा आकार होगा मांग वक्र का, जिसमें मांग की लोच क्या होती है, इक्वल टू 1 होती है। अगला देखिए, गिफिन वस्तु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में क्या होगा, देखो कि अगर कीमत बढ़ती है तो प्रतिस्थापन प्रभाव तो क्या करेगा, उसकी मांग को कम करने का प्रयास करेगा। कीमत बढ़ने पर मांग क्या हो जाएगी, कम, और कीमत अगर घटती है तो मांग क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन आय प्रभाव जो होता है वो गिफिन वस्तु में वस्तु की कीमत घटने पर मांग में कमी कराएगा। ठीक है, मांग में कमी आएगी क्योंकि वो घटिया वस्तुएं हैं, गिफिन वस्तुएं हैं। और यहाँ पे आय प्रभाव क्या होता है, ज़्यादा शक्तिशाली होता है। आय प्रभाव जो होता है वो गिफिन वस्तुओं में ज़्यादा शक्तिशाली होता है। इस वजह से गिफिन वस्तुओं का मांग वक्र हमारा कैसा बनता है, धनात्मक ढाल का। तो आय प्रभाव ज़्यादा प्रभावशाली होता है किसकी तुलना में, प्रतिस्थापन प्रभाव की तुलना में। इनकम इफेक्ट जो होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के कंपेरिजन में। इसलिए गिफिन वस्तुओं में मांग वक्र कैसा बनता है, पॉजिटिव स्लोप का। अगला है, एक वस्तु की मांग और उसके पूरक वस्तु की कीमत में संबंध है।
पूरक वस्तुएं क्या होती हैं? जो साथ साथ प्रयोग की जाती है, जैसे कि कार हैं और पेट्रोल है, इनको हम क्या कहते हैं? पूरक वस्तु कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। तो इनके बीच में क्या संबंध है कि पेट्रोल के महंगा होने पर कारों की मांग क्या हो जाएगी? कम। मतलब इनमें कैसा संबंध है? विपरीत संबंध है, ऋणात्मक संबंध होता है, नेगेटिव। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो सही है। अगला है, माना कि x एवं y दोनों स्थानापन्न वस्तु हैं। स्थानापन्न का मतलब एक वस्तु की जगह हम दूसरी वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं। तो जब किसी एक वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो अब लोग क्या करेंगे? दूसरी वस्तु की मांग को क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। ठीक है, एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरी वस्तु की जो मांग है वो क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा मांग वक्र है वो क्या होगा? दाईं ओर खिसक जाएगा। इसको हम देखो बना के देख लेते हैं। जैसे देखिए ये वस्तु की कीमत कितनी है? ओ से लेके पी है, और मांग कितनी है? ओ से लेके क्यू। यहाँ पे हम दो वस्तुओं की बात कर रहे हैं। जैसे ये हमने एक्स वस्तु का बना रखा है, जो मांग वक्र है वो किसका है? एक्स वस्तु का है। अब देखिए, माना कि वाई वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, तो वाई वस्तु की कीमत बढ़ने से क्या होगा? ये जो हमारी एक्स वस्तु है उसकी मांग क्या होगी? बढ़ जाएगी, और मांग वक्र क्या होगा? दाईं ओर। दाईं ओर का मतलब राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। देखो अब उसी कीमत पर मांग क्या होगी? क्योंकि देखो एक्स वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्या हुआ है? वाई वस्तु की कीमत बढ़ गई, और वाई वस्तु की कीमत बढ़ने से क्या होगा? एक्स वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों क्या हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, दोनों स्थानापन्न वस्तुएं हैं, एक की जगह दूसरी वस्तु का प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पे डिमांड कर क्या होगा? आपका राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अगला देखिए, दो उपभोक्ता ए एवं बी के मांग फलन हमको दे रखे हैं। ठीक है, ए का जो मांग फलन वो आपका क्या है? 10 माइनस पी, और बी का क्या है? 15 माइनस पी। यदि कीमत 15 से अधिक है तो ए और बी द्वारा क्रमशः मांगी गई मात्रा क्या होगी? अब देखिए, कीमत अगर हम ए उपभोक्ता का ले लेते हैं, ए उपभोक्ता का मांग वक्र हमारे पास में क्या है? 10 माइनस पी। अब कीमत 15 से ज़्यादा, 15 से ज़्यादा का मतलब हम मान लेते हैं कि 16, 17, 18, 19, 20 कुछ भी हो सकती हैं। तो 10 माइनस, माना कि हम मान लेते हैं कीमत ये देखो यहाँ पे क्या लेगा? कीमत 15 से अधिक। 15 से अधिक का मतलब अब 15 से आप ज़्यादा कुछ भी ले लीजिए। माना कि मैंने ले लिया 16, 17, 18, 19, 20 कुछ भी हम ले सकते हैं, बस यहाँ पे लिखा हुआ 15 से ज़्यादा। अब देखो डिमांड कितनी आ जाएगी? -6। लेकिन डिमांड जो होती है वो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती है, इसका मतलब यहाँ पे डिमांड कितनी होगी? ए की डिमांड कितनी होगी? 0 होगी। इसी तरीके से हम दूसरे का चेक कर लेते हैं। दूसरे बी का जो डिमांड कर वो कितना है? 15 माइनस पी। 15 माइनस पी, पी हमने कितना एज्यूम किया है? 16। तो यहाँ पे देखो डिमांड कितनी आ जाएगी बी की? -1। लेकिन डिमांड हमने कहा मांग जो है वो ऋणात्मक नहीं हो सकती, मतलब बी की डिमांड भी कितनी होगी? 0 होगी। तो ए और बी दोनों की जो डिमांड है वो कितनी होगी? 0, जब कीमत कितनी है? 15 से ज़्यादा। तो यहाँ पे देखिए आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर होगा। ए और बी दोनों की डिमांड कितनी होगी? 0 होगी। नेक्स्ट है, पूर्ण प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? अधिक बाजार शक्ति, समरूप वस्तु, पूर्णतः जानकारी, और मुक्त आवागमन, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। ये बात सारी सही है। अधिक बाजार शक्ति नहीं होती है। ठीक है, लार्ज मार्केट पावर नहीं होता। बाकी जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार उसमें क्या होता है? होमोजीनियस समरूप वस्तु उत्पादित की जाती है, बिल्कुल सही है। जो क्रेता और विक्रेता हैं उनको बाजार के बारे में परफेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है, पूर्ण जानकारी होती है, और कोई भी नई फर्म बाजार में आना चाहे तो आ सकती है, पुरानी फर्म छोड़ के जाना चाहे तो जा सकती है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट होता है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हमारा ए। अगला है, जब लाभ धनात्मक हो। ठीक है, लाभ क्या है? हमारे धनात्मक हैं। लाभ हम कैसे निकालते हैं? रेवेन्यू में से हम क्या करते हैं? कॉस्ट को माइनस करते हैं, हमारे पास में क्या आ जाता है? लाभ आ जाता है। अब देखिए लाभ क्या है? यहाँ पे पॉजिटिव है, धनात्मक है। तो निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था एक अधिकतम लाभ प्राप्ति उद्देश्य वाली पूर्ण प्रतियोगिता फर्म के लिए क्या होगी? सही है।
तो देखो संतुलन की स्थिति में क्या होता है, सीमांत आगम और सीमांत लागत बराबर होती है, ये बात बिल्कुल सही है। अधिकतम लाभ के उत्पादन बिंदु पर सीमांत लागत वक्र नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। देखिए हमारा जो डायग्राम बनेगा वो आपका इस तरीके से बनेगा। ये हमारा सीमांत लागत वक्र क्या होता है, संतुलन यहाँ पे अगर होगा तो सीमांत लागत वक्र बढ़ता हुआ होता है। पहली बात तो सही है, दूसरी बात हमारी क्या हो गई है, गलत हो गई है। तीसरा है अल्पकाल में कीमत एवीसी से अधिक होता है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे लाभ की बात की गई है, तो लाभ कब होगा, धनात्मक कब होगा, जब वस्तु की कीमत क्या होगी, औसत परिवर्तनशील लागत से क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसका मतलब सी भी सही है आपका, ए और सी दोनों क्या है, सही है। ए और सी सही है, इसका मतलब करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन हमारा तीसरा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक फर्म की पूर्ति वक्र को बाईं ओर खिसकने के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं। फर्म का ये हमारा देखिए पूर्ति वक्र है, बाईं ओर खिसकना है मतलब इधर की तरफ, ऊपर की तरफ अगर पूर्ति वक्र खिसक जाएगा, इसका मतलब वस्तु की पूर्ति क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ऐसा कब हो सकता है, जब उत्पादन के साधनों की कीमत क्या हो, बढ़ जाए। ठीक है, आगत जो होते हैं उनकी कीमत बढ़ जाए, या सरकार के द्वारा वस्तु के उत्पादन के ऊपर टैक्स लगा दिया है। इन दोनों कारण से क्या हो सकता है, जो हमारा सप्लाई वक्र है वो बाईं ओर खिसक सकता है। तो यहाँ पे देखिए बी और सी किस में, आपका तीसरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एक फर्म का पूर्ति वक्र बाईं ओर खिसकने के लिए उत्तरदायी कारण कौन कौन से हैं, आगत कीमत में वृद्धि और एक इकाई कर का लगना। टैक्स लगने से क्या होगा, पूर्ति क्या हो जाती है, घट जाती है। अगला है पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म का मांग वक्र। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन में फर्म का जो मांग वक्र होता है वो कैसा होता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, इस तरीके से, जिसमें कीमत क्या होती है, स्थिर। और इस आकार को हम क्या कहते हैं, परफेक्टली इलास्टिक कहते हैं, पूर्णतया लोचदार कहते हैं। ठीक है, पूर्णतया लोचदार, ये आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का जो मांग वक्र होता है वो कैसा होता है, पूर्णतया लोचदार होता है, परफेक्टली इलास्टिक होता है। क्या है, पूर्ति वक्र के स्थिर रहने पर यदि मांग वक्र दाईं ओर खिसक जाता है तो संतुलन मात्रा और कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए हमने डायग्राम बनाया है, ये हमारा पूर्ति वक्र है, ये हमारा मांग वक्र है, ये हमारी संतुलन की स्थिति है। इसमें कीमत कितनी है, ओ से लेके पी, मात्रा कितनी है, ओ से लेके क्यू। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास में क्या कंडीशन दे रखी हैं कि पूर्ति वक्र स्थिर रहे और मांग वक्र क्या हो जाए, दाईं ओर खिसक जाए। मांग वक्र दाईं ओर का मतलब मांग वक्र ऊपर की ओर खिसक जाता है। तो अब नया संतुलन आपका आ जाएगा इस जगह। इस स्थिति में क्या होगा, संतुलन कीमत पे क्या प्रभाव पड़ा और संतुलन मात्रा पे क्या प्रभाव पड़ा, दोनों क्या होते हैं, बढ़ जाएंगे। दोनों क्या होंगे, बढ़ेंगे। ठीक है, दोनों बढ़ेंगे। कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन हमारा लिखा हुआ है फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, सही है। देखो बिल्कुल कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, पूर्ति वक्र हमारा क्या रहे, स्थिर। इसको आप देखो हिंदी में देख लीजिए, पूर्ति वक्र के स्थिर रहने पर यदि मांग वक्र दाईं ओर खिसकता है तो संतुलन मात्रा और संतुलन कीमत पर क्रमशः क्या प्रभाव पड़ेगा। तो संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा दोनों क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, अभी हमने डायग्राम बनाया था, इसका डायग्राम आप वापस बना के देख लीजिए। ये हमारा मांग वक्र है, ये हमारा पूर्ति वक्र है, ये हमारे संतुलन की स्थिति है। ठीक है, जिसमें कीमत कितनी है, ओ से लेके पी, संतुलन मात्रा कितनी है, ओ से लेके क्यू। अब यहाँ पे क्या मान लेते हैं हम कि जो हमारा मांग वक्र है वो क्या हो रहा है, दाईं ओर खिसक रहा है। दाईं ओर का मतलब ऊपर की ओर खिसक रहा है। अब नया संतुलन आ जाएगा इस जगह। तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो क्या प्रभाव पड़ रहा है, दोनों क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है,
एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में प्रत्येक फर्म उस बिंदु तक श्रम की इकाइयां लगाएगी जहां श्रम का सीमांत आगम उत्पाद ठीक है, श्रम का जो सीमांत आगम उत्पाद है MRP वो किसके बराबर हो जाए, ये हमारे पास में क्या है, वेज। मजदूरी दर के क्या होना चाहिए, समान। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, संतुलन की स्थिति होगी। तो देखो मजदूरी दर के क्या होना चाहिए, समान, मतलब यहाँ पे आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा हमारा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिए वस्तु की जो कीमत है वो क्या हो रही है, 25% बढ़ रही है, और मांग में कितना परिवर्तन हो रहा है, 15%। तो मांग की कीमत लोच क्या होगी, फॉर्मूला हमारा क्या होता है, मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। अब यहाँ पे देखिए कीमत में ज़्यादा परिवर्तन हुआ है, मांग में प्रतिशत परिवर्तन क्या है, कम। तो जब मांग में प्रतिशत परिवर्तन कम होता है उसको हम क्या कहते हैं, मांग की लोच क्या है, लेस देन 1। ठीक है, लेस देन 1 मतलब आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर होगा। मांग की लोच क्या होगी, इकाई से कम होगी। ठीक है, देखिए यदि वस्तु की कीमत में 25%, कीमत में कितना परिवर्तन हुआ, 25% का, और मांग में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, 15। तो देखो मांग में कम परिवर्तन हुआ है, कम प्रतिशत परिवर्तन हुआ है, इसलिए मांग की लोच को हम क्या कहेंगे, लेस देन 1। अगला प्रश्न देखिए, जब औसत आगम वक्र नीचे की ओर गिरता होगा तो सीमांत आगम वक्र, देखिए जो हमारा औसत आगम वक्र है वो इस आकार का है, नीचे की ओर गिर रहा है। ऐसा कब होता है, मोनोपोली मार्केट और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, एकाधिकार और एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा में। तो जो MR वक्र होगा वो आपका लेफ्ट साइड में बनेगा, और वो क्या होता है, तेजी से गिरता हुआ होता है। इस प्रकार से आपका आकार बनेगा, मतलब सीमांत आगम वक्र भी क्या होगा, झुकता हुआ होगा और अधिक झुका हुआ होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। मतलब इसमें आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है। अगला है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो टोटल रेवेन्यू है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में वो कैसा होता है। तो देखिए कर्व जब आप देखोगे तो परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस क्या होती है आपकी, कांस्टेंट। इस वजह से टोटल रेवेन्यू जो है वो हमारा कर्व कैसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है, कांस्टेंट रेट से बढ़ता है, एक स्थिर गति से बढ़ता हुआ होता है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हमारा तीसरा, कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो कुल आगम वक्र है वो क्या होता है, एक स्थिर दर से बढ़ता है। और इसका कारण क्या है कि जो प्राइस है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, कीमत के स्थिर रहने के कारण वो एक स्थिर गति से बढ़ता हुआ होता है। अगला देखिए, माना कि एक वस्तु की बाजार कीमत 5 रुपये से बढ़कर 20 रुपये हो जाती है, परिणाम स्वरूप फर्म द्वारा वस्तु की पूर्ति में 15 इकाई की वृद्धि हो जाती है। पूर्ति की कीमत लोच यहाँ पे आपको दे रखी है 0.5, तो फर्म का प्रारंभिक उत्पादन की मात्रा क्या होगी। तो देखिए पूर्ति की लोच का आपका फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q। तो देखिए यहाँ पे E मतलब इलास्टिसिटी आपको दे रखी है कितनी, 0.5। डेल्टा Q मतलब जो वस्तु की पूर्ति है वो कितनी बढ़ जाती है, 15 बढ़ जाती हैं, तो 15 आ जाएगा यहाँ पे। डेल्टा P मतलब कीमत में कितना परिवर्तन हुआ, पहले कितनी थी 5 रुपये, फिर 5 रुपये से बढ़ के वो कितनी हो गई 20 रुपये, मतलब परिवर्तन कितना हुआ आपका यहाँ पे 15, इंटू P प्राइस, पहले वाली कीमत कितनी है 5 रुपये, और पहले वाली पूर्ति मात्रा हमको क्या करनी है, निकालनी, Q आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो बस इसको आप सोल्व कर दीजिए। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे Q इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ये इधर डिवाइड में आ जाएगा और Q इधर ऊपर आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा Q इक्वल टू 5 अपॉन 0.5। ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा, मतलब प्रारंभिक पूर्ति जो आपकी होगी वो कितनी होगी, 10 होगी। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। अगला है, इन शॉर्ट रन शट डाउन पॉइंट क्या होता है। ठीक है, एक फर्म जो है अपना उत्पादन कब बंद करती है, अल्पकाल में, जब उसको
कीमत जो है वो उसकी औसत परिवर्तनशील लागत से भी कम हो जाए। जब वस्तु की कीमत औसत परिवर्तनशील लागत से कम हो जाए या इसके बराबर अगर होता है तो उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, शट डाउन पॉइंट कहते हैं, उत्पादन बंद करने का बिंदु। तो कौन सा होगा यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन। ठीक है, अल्पकाल में एक फर्म का बद बिंदु कौन सा होता है, जब फर्म अपनी वस्तु की जो कीमत है वो उसमें मतलब वो औसत परिवर्तनशील लागत भी नहीं निकाल पाती है। औसत परिवर्तनशील लागत निकालने का मतलब क्या हो गया कि जो कीमत है वो क्या है, एवीसी से भी क्या है, अगर कम है या उसके इक्वल है तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फर्म का उत्पादन बंदी बिंदु कहते हैं। अगला है, यहाँ पे हमारे पास में दो कथन दे रखे हैं, कौन सा सही है आपको बताना। फर्स्ट क्या है, एक उपभोक्ता की प्राथमिकताएं साधारणतः अनधिमान मानचित्र के द्वारा दर्शाया जा सकता है। जो इंडिफरेंस मैप होता है उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उपभोक्ता के अधिमान को दर्शा सकते हैं। ये आपका बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, एक उपभोक्ता की प्राथमिकताओं को साधारणतः उपयोगिता फलन के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे आपके दोनों कथन जो है वो सही है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन हमारा तीसरा, ए एवं बी दोनों सही। हमको क्या पूछा हुआ है, कौन सा सही है, तो दोनों कथन यहाँ पे जो है वो हमारे सही हैं। अगला है बजट डेफिसिट। ठीक है, बजट घाटा क्या होता है कि जो कुल प्राप्तियां होती हैं, टोटल जो रिसिप्ट्स होती हैं उसमें से हम क्या करते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर कुल व्यय को हम क्या करते हैं, माइनस कुल प्राप्तियों और कुल व्यय के अंतर को हम क्या कहते हैं, बजट घाटा। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपका जो है सभी प्राप्तियों और सभी व्यय के बीच के अंतर को हम कहते हैं बजट डेफिसिट कहते हैं, बजटीय घाटा कहते हैं। अगला है गिनी कोफिशिएंट जो है वो किस लिए यूज होता है, तो गिनी कोफिशिएंट जो होता है वो लोरेंज वक्र के साथ में संबंधित है। लोरेंज वक्र हो गया आपका, गिनी गुणांक हो गया, दोनों किस लिए प्रयोग किए जाते हैं, असमानता को मापने के लिए। अर्थव्यवस्था में आय की जो असमानता होती है, आय की असमानता को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, गिनी गुणांक और लोरेंज वक्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है लिक्विडिटी ट्रैप। ठीक है, लिक्विडिटी ट्रैप को अगर हम एक डायग्राम के माध्यम से समझें तो इस प्रकार का हमारा वक्र बनता है ये, जिसमें ब्याज की दर क्या हो गई है, एक न्यूनतम स्तर पर आ गई है। ठीक है, ब्याज की दर का न्यूनतम स्तर जहां पे लोग मुद्रा को क्या करते हैं, अपने पास में नकद रखना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे ब्याज की दर का क्या होता है, एक न्यूनतम स्तर होता है। तो देखो इसमें क्या पूछा हुआ है कि लिक्विडिटी ट्रैप की जो कंडीशन होती है उसके संदर्भ में क्या सही है, तो इंटरेस्ट रेट्स आर हाई, नहीं ये तो गलत हो गया, और मॉनेटरी पॉलिसी बिकम इनइफेक्टिव। अब देखो ब्याज के दर का जब न्यूनतम स्तर आ जाता है तो इस स्थिति में तरलता जाल की जो स्थिति है उसको हम फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति के माध्यम से करेक्ट कर सकते हैं, उसको सही कर सकते हैं। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी हमारी होती है वो क्या हो जाती है, अप्रभावी हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए पहला कथन तो हमारा गलत था, केवल हमारा दूसरा सही है, ओनली बी। हमको पूछा हुआ था कि इसमें से कौन सा करेक्ट है, केवल बी सही है। कि तरलता जाल की अवस्था में क्या होता है, ब्याज की दर अत्यधिक नहीं होगी, ब्याज की दर क्या होगी, न्यूनतम होगी। और जो तरलता जाल की स्थिति होती है अगर अर्थव्यवस्था में, तो मौद्रिक नीति क्या होती है, अप्रभावी। ठीक है, इफेक्टिव कौन सी होती है, फिस्कल पॉलिसी। जो राजकोषीय नीति होती है वो प्रभावशाली होती है। तो यहाँ पे आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो सही है। अगला है नवंबर 2004 में यूपीए सरकार द्वारा गठित कृषकों पर राष्ट्रीय कमीशन का जो अध्यक्ष हैं निम्नलिखित में से कौन थे। तो जो भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं, कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, ये अध्यक्ष थे। तो करेक्ट आंसर आपका हो गया फोर्थ ऑप्शन। अगला है निम्नलिखित में से कौन से भारत सरकार के राजस्व व्यय में शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, राजस्व व्यय जो सरकार अपने दैनिक कार्यों को पूरा करने के लिए जो खर्चा करती हैं, ठीक है, जिससे किसी प्रकार की परिसंपत्ति का निर्माण नहीं होता है, वो सारे खर्चे किस में आते हैं, राजस्व व्यय में आते हैं। ठीक है, राजस्व में जैसे आपका हो गया कि
सहायिकी हो गई, आपकी जो सब्सिडी होती है वो आ जाएगा इसमें। उसके बाद में अगर हम देखें तो आपका ब्याज का भुगतान भी आ जाएगा। फिर उसके बाद में सरकारी कर्मचारियों को जो वेतन दिया जाता है, छात्रवृत्ति, बेरोजगारी भत्ता, ये सब क्या होते हैं, राजस्व व्यय में आते हैं। ऋणों का जो भुगतान किया जाता है, इससे सरकार की देनदारियों में क्या आती, कमी। और जब लाइबिलिटी कम हो जाती है उनको हम क्या कहते हैं, पूंजीगत व्यय कहते हैं। तो ऋणों का जो भुगतान है वो आपका किसका पार्ट है, पूंजीगत व्यय का भाग होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा तीसरा, केवल सी जो है वो राजस्व व्यय में शामिल नहीं होगा। नेक्स्ट है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति जो है वो कब उत्पन्न होती है, जब अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवाओं की मांग बढ़ने से कीमतें बढ़ती हैं। ठीक है, जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की मांग बढ़ती है, एग्रीगेट डिमांड जब बढ़ती है, तो उससे जब कीमतें बढ़ेगी तो ये क्या है, आपका मांग प्रेरित मुद्रास्फीति है। तो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति होने का क्या कारण हो सकता है कि जनसंख्या में अधिक वृद्धि हो। जनसंख्या अगर ज़्यादा बढ़ेगी तो अधिक जनसंख्या के द्वारा वस्तुओं की मांग भी अधिक की जाएगी, जिससे कीमतें बढ़ सकती हैं। ब्लैक मनी अगर अर्थव्यवस्था में है, काला धन है, उस वजह से भी क्या होगा, कीमतें बढ़ सकती हैं, जो भी वस्तुओं की मांग को बढ़ाता है। और डेफिसिट फाइनेंसिंग, बस सरकार के द्वारा घाटे का बजट अगर बनाया जाता है, घाटे की वित्त व्यवस्था में नए नोट छापते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी, जिससे वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग बढ़ेगी। इन सभी कारणों से क्या होता है, वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, और वस्तुओं की मांग बढ़ने से कीमतें बढ़ेगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हमारा फोर्थ, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति जनसंख्या में वृद्धि के कारण, अर्थव्यवस्था में काला धन होने के कारण, या फिर सरकार के द्वारा अगर घाटे की वित्त व्यवस्था की जाती है, इन कारणों से उत्पन्न हो सकती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार के राजकोषीय संगठन में सहायता नहीं करेगा। ठीक है, सरकार अपने खर्चों को अगर नियंत्रित करना चाहती है, फिस्कल डेफिसिट को अगर वो कंट्रोल करना चाहती है, तो इसमें से सहायकी कम करना, सब्सिडी अगर कम देगी तो क्या होगा, सरकार की राजकोषीय जो घाटा है, स्थिति है, उसमें सुधार होगा। फिर करों में वृद्धि करने से भी हो सकता है, सरकार मितव्ययिता रूप से अगर खर्चा करें तो ये भी हो सकता है, और अधिक ऋण लेने से तो क्या होगा, घाटा बढ़ेगा। ठीक है, तो ये आपका देखो ऑप्शन इसमें हो जाएगा सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अविस्फीति का कारण नहीं है। ठीक है, अविस्फीति की स्थिति में क्या होता है, अर्थव्यवस्था में जो कीमत स्तर है उसमें क्या आती है, कमी आती है। तो इनमें से कौन सा कारण नहीं है ये बताना आपको, कि जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति कम हो जाएगी तो लोगों के पास में पैसा कम होगा, तो कीमतें क्या होगी, कम होगी, बिल्कुल सही है। जब अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय कम होगा तो राष्ट्रीय आय का स्तर कम होगा, तो ये भी कीमतों में कमी करेगा, ये भी सही है। साख की उपलब्धता में अगर कमी होगी तो लोग वस्तु सेवाओं की मांग कम करेंगे, जिससे कीमतें कम होगी। तो ये तीनों कारण आपके किसके हो गए, अविस्फीति के। हमको पूछा हुआ है अविस्फीति का कारण नहीं है, तो आरबीआई के द्वारा नीति दरों में अगर कमी की जाती है, इससे तो क्या होगा, वस्तु एवं सेवाओं की मांग बढ़ेगी, जिससे कीमतें क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि लोगों के पास में पैसा ज़्यादा आएगा। ठीक है, नीतिगत दरों में कमी करने का मतलब लोगों के पास में नकदी बढ़ेगी, जिससे कीमतें बढ़ेगी। तो यहाँ पे कारण आपका पूछा था कौन सा नहीं, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, फिलिप्स वक्र संबंध दर्शाता है। ठीक है, जो फिलिप्स वक्र होता है वो क्या दर्शाता है, अर्थव्यवस्था में जो मुद्रास्फीति है, ये इन्फ्लेशन है हमारे साइड, और इधर हमारे पास में है बेरोजगारी की दर। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट की रेट, तो दोनों के बीच में विपरीत संबंध को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पे विपरीत तो नहीं लिखा हुआ है, तो आप देख लीजिए कि बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति की दर के बीच में वो संबंध को बताता है, कि जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति बढ़ती है तो बेरोजगारी में कमी आती है, दोनों के बीच में विपरीत संबंध को दर्शाता है। तो यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बैंकिंग लोकपाल योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है पूछा हुआ है। ठीक है, इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो यह योजना आरबीआई द्वारा 1995 में लागू किया गया था, बैंकिंग लोकपाल योजना।
यह योजना बैंकों के खिलाफ उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए, बात तो बिल्कुल सही, यह योजना बैंकों के खिलाफ उपभोक्ता की जो शिकायतें होती हैं उनको निवारण करने के लिए लाया गया था बैंकिंग लोकपाल। इस योजना के अंतर्गत बैंकों के पास अपीलेट अथॉरिटी के समक्ष अपील करने का विकल्प उपलब्ध होता है, नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए हमको ए और कौन सा सही नहीं पूछा हुआ, ठीक है, इसका मतलब ये ए और सी सही नहीं है, ठीक है, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, इसका मतलब करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन हमारा फोर्थ। अगला देखिए, सूची एक को सूची दो के साथ में हमको यहाँ पे देखना है कि सूची एक में हमको बैंक का नाम दे रखा है और सूची दो में मुख्यालय दे रखा है। कॉर्पोरेशन बैंक जो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, मैंगलोर में, बिल्कुल सही है। बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय ये भी मुंबई में है, बिल्कुल सही है। पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय पटियाला में नहीं है, कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। और इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कोलकाता में, सही है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन हमारा तीसरा, कि जो पंजाब नेशनल बैंक है उसका मुख्यालय जो हेड क्वार्टर है वो पटियाला में नहीं है, ब्रांच है यहाँ पे, जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। अगला है, एम एस वर्मा कमेटी वाज रिलेटेड टू। एम एस वर्मा कमेटी जो है उसको किसके द्वारा अपॉइंट किया गया था, रिजर्व बैंक के द्वारा, आरबीआई के द्वारा, ठीक है। और जो ग्रामीण बैंक है उनका पुनर्गठन करने के लिए, ग्रामीण बैंकों का पुनर्गठन करने के लिए एस एस वर्मा जो समिति है, एम एस वर्मा समिति है, उसका गठन किया गया था। तो यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का मिलान सही नहीं है। आरबीआई जो है वो अंतिम ऋणदाता कहलाता है, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, बिल्कुल सही है। एक्सिम बैंक आयात निर्यात के लिए वित्त उपलब्ध कराता है, बिल्कुल सही है। आईसीआईसीआई बैंक जो है वो निजी क्षेत्र का बैंक है, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है। और नाबार्ड जो है वो ग्रामीण विकास के लिए वित्त उपलब्ध कराता है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा मिलान सही नहीं है पूछा हुआ हमको, तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हमारा तीसरा, ठीक है, ये जो मिलान है वो सही नहीं है। अगला देखिए, अर्थव्यवस्था में मुद्रापूर्ति के नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक प्रति माह रेपो दर में बदलाव करती है, नहीं, ठीक है। हर 2-3 महीने में क्या होती है, जो मौद्रिक नीति समीक्षा जो कमेटी है वो क्या करती है, इसकी समीक्षा करती है, लेकिन बदलाव नहीं होता है। तो प्रतिमाह तो नहीं होता है, तो बिल्कुल गलत हो गया आपका। फिर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर में बदलाव बैंकों के लिए जमा और ऋण पर ब्याज की दर निर्धारण हेतु एक इशारा है, बिल्कुल सही बात है कि जब बैंकों के, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा रेपो दर को बढ़ा दिया जाएगा तो फिर रेपो दर बढ़ाने का मतलब क्या है, बैंकों को क्या करना है, ऋण जो है वो कम देना है, ब्याज की दरों में वो क्या करेगी, वृद्धि कर देगी। तो यहाँ पे देखिए आपका जो दूसरा कथन है वो हमारा सही है, और हमको पूछा हुआ कि कौन सा सही है, तो केवल बी, मतलब सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका इसमें करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विस्तारवादी मौद्रिक नीति, एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या हो गया, कि जो रिजर्व बैंक है वो क्या चाहता है, अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवाओं की मांग को बढ़ाना चाहता है, समग्र मांग को बढ़ाना चाहता है। और समग्र मांग बढ़ाने के लिए वो क्या करेगा, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाएगा। तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाना, ठीक है, इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि करने को हम क्या कहते हैं, विस्तारवादी मौद्रिक नीति कहते हैं। नेक्स्ट है, सही कथन का चयन करें। भारत में 1969 और 1980 1980 और 69 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, बिल्कुल सही बात है ये। और बैंकों के राष्ट्रीयकरण से वित्तीय संप्रभुता को बढ़ावा मिला, समावेश, ठीक है, वित्तीय समावेश को बढ़ावा मिला। तो दोनों बातें यहाँ पे आपकी क्या हैं, सही हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन हमारा तीसरा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, उर्जित पटेल समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो आपका करेक्ट है, ये बताना है। उर्जित पटेल आरबीआई के पहले पूर्व गवर्नर है एक तरह से ये, तो इनके संदर्भ में हमको दे रखा है।
ठीक है, पहला क्या दे रखा है कि इस समिति का गठन भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति ढांचा के परीक्षण के लिए किया गया था। ठीक है, ये बात तो बिल्कुल क्या है आपकी सही है। दूसरा क्या है, इस समिति ने नए उपभोक्ता कीमत सूचकांक की नीति सिफारिशों हेतु नए नामित मान को अपनाने का सुझाव दिया था। ये बात भी बिल्कुल सही है। और इस समिति ने सिफारिश की कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष नहीं होना चाहिए। ये बात बिल्कुल गलत है आपकी। तो पहली और दूसरी बात यहाँ पे सही है, ए और बी। तो कौन सा सही है? फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है पूछा हुआ है। बैंक अपने आरबीआई के पास सीआरआर जमा में से कोई ब्याज नहीं प्राप्त करते। बिल्कुल ठीक है। सीआरआर का मतलब क्या हो गया? कैश रिजर्व रेशियो। मतलब व्यापारिक बैंकों के पास में जो भी जमा होती हैं, एक उसका निश्चित भाग जो होता है उनको रिजर्व बैंक के पास में रखना अनिवार्य होता है, बदले में कोई ब्याज नहीं मिलता है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या है, आरबीआई को खुले बाजार की प्रक्रियाएं और कुछ नहीं बल्कि खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना कहलाता है। बिल्कुल सही बात है। खुले बाजार में जो सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? खुले बाजार की प्रक्रिया कहते हैं। फिर व्यावसायिक बैंकों को आरबीआई द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो रिजर्व बैंक है उसका जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं उनके ऊपर पूरा नियंत्रण होता है, उन्हीं के रूल्स रेगुलेशन चलते हैं। बिल्कुल सही बातें हैं। और फिर देश के विदेशी मुद्रा भंडार में से आरबीआई का कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल गलत बात है कि जो हमारे देश का विदेशी मुद्रा भंडार होता है उस पर नियंत्रण किसका होता है? रिजर्व बैंक का पूर्ण नियंत्रण होता है, उसकी कस्टडी करता है एक तरह से वो। तो कौन सा सही नहीं पूछा हुआ है? तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है, जीडीपी अविस्फीति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जीडीपी डिफ्लेटर की अगर हम बात करें तो जीडीपी डिफ्लेटर हमारा क्या होता है? यह मुद्रास्फीति का एक समग्र मापक है। बिल्कुल सही है। इसे चालू कीमतों पर जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी होती है एक हमारी, और एक स्थिर कीमतों पर होती हैं रियल जीडीपी। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं? जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। दोनों आपके यहाँ पे क्या है? सही है। दोनों कथन सही है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन हमारा तीसरा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, NRLM राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही है, ये आपको बताना है। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित एक गरीबी उन्मूलन परियोजना है। गरीबी को दूर करने के लिए सरकार ने कार्यक्रम चलाया है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। बिल्कुल सही बात है। तो उसके बाद में दूसरा क्या है, यह योजना ग्रामीण गरीबों को स्वयं सहायता समूह SHG के रूप में संगठित करती हैं एवं स्वरोजगार को बढ़ावा देती हैं। तो यहाँ पे दोनों कथन आपके सही हैं। ठीक है, इसका मतलब करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के द्वारा सन 1973 के फेरा कानून को जून 2000 में फेमा कानून में बदल दिया गया। ठीक है, फेमा कानून बदल दिया गया था। बिल्कुल सही बात है। और यह कानून विदेशी विनिमय के जुर्म से संबंधित हैं। बिल्कुल सही बात है। दोनों बातें यहाँ पे सही है आपकी। तो जो करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन हमारा तीसरा। अगला देखिए, साख आधारित पूंजी सहायकी योजना किस क्षेत्र के साथ में संबंधित है? तो साख आधारित पूंजी जो सब्सिडी दी जाती है, कैपिटल सब्सिडी, ये आपका किसके साथ में संबंधित है? लघु एवं मध्यम उद्योग MSME के साथ में संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। अगला है, 12वीं पंचवर्षीय योजना 12th 5 ईयर प्लान आपका कब से कब तक था? 92 सॉरी ये आपका था 2012
2012 से 2017, ठीक है, हमारी अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की जो थीम है वो क्या थी? तीव्र, सतत एवं अधिक समावेशी विकास की इसमें बात की गई थी। फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की गई थी। और ये हमारा अंतिम पंचवर्षीय योजना थी जिसकी अवधि क्या थी? 2012 से 2017। और उसके बाद में नीति आयोग आ गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय का उचित प्रदर्शन, ठीक है। राष्ट्रीय हमारी क्या होती हैं? NNP फैक्टर कॉस्ट को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय। और NNP फैक्टर कॉस्ट को निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जो हमारे पास में NNP मार्केट प्राइस होती हैं उसमें से हम शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को माइनस करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो देखिए NNP बाजार मूल्य माइनस क्या कर देंगे हम? शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला देखिए, इनमें से कौन सा सही नहीं है? GDP बराबर GNP माइनस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, ये बिल्कुल आपका सही है। उसके बाद में GNP बराबर NNP प्लस अवमूल्यन। अच्छा, ये अवमूल्यन शब्द जो है आपका देखिए इंग्लिश में हम देखते हैं क्या लिखा हुआ? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को हिंदी में हम क्या कहते हैं? मूल्यह्रास कहते हैं। जो ज़्यादा अवमूल्यन तो होता है जैसे डिवैल्यूएशन होता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत अब यहाँ पे चलेगा, इंग्लिश के आपको देखना है। तो GNP प्लस NNP प्लस डेप्रिसिएशन करेंगे, GNP आ जाएगा। सही बात है, यहाँ तक दोनों सही लग रहा है। उसके बाद तीसरा आपका क्या है? GNP में से डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास को माइनस कर देते हैं और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा? NDP। बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो GNP में से आप डेप्रिसिएशन को माइनस करोगे, क्या आ जाएगा? NNP आ जाएगा। फिर हम विदेशों से प्राप्त आय को अगर माइनस कर देंगे NFI को, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? ये आपका डोमेस्टिक बन जाएगा। तो NDP ये भी आपका सही है। फिर देखो चौथा हमारा क्या दे रखा है एक और, GDP बराबर NNP प्लस डेप्रिसिएशन। NNP में हम डेप्रिसिएशन को प्लस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा हमारा GNP। और इसमें GNP देखो नेशनल है, इसमें NFI पहले से जुड़ा हुआ है, वापस इन्होंने और जोड़ के लिखा हुआ, इसका मतलब ये हमारा क्या है? गलत है। तो ये हमारा आपको हो जाएगा गलत, ठीक है, क्योंकि ये NFI है ना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये तो पहले से ही इस नेशनल में ऐड होती हैं। इसको एक बार और देख लीजिए, GDP इक्वल टू NNP, हाँ सही है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास में नेशनल था और नेशनल ये क्या होता है? पहले से ऐड ही होता है, इसलिए यहाँ पर डबल दे दिया। इसका मतलब गलत कौन सा है इनमें से? फोर्थ वाला। अगला है, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार के राजस्व प्राप्तियों में शामिल नहीं किया जाता है? ठीक है, राजस्व प्राप्तियों में राज्य सरकारों से प्राप्त ऋणों पर जो ब्याज मिलता है, या फिर PSU से प्राप्त लाभ हो गया, फीस तो जुर्माने से जो पैसा मिलता है, ये आपका सब किस में आता है? राजस्व प्राप्तियों में आता है। ऋण जो होता है वो किस में आता है आपका? जो कैपिटल रिसिप्ट्स होती हैं, पूंजीगत प्राप्तियों का हिस्सा होता है ऋण, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही है ये आपको पता करना है। सुधार काल के पश्चात भारत में उच्च GDP वृद्धि दर में सेवा क्षेत्र अहम रहा है। बिल्कुल सही बात है कि सेवा क्षेत्र का जो हिस्सा है वो GDP में क्या है? सबसे ज़्यादा है। सबसे मेन रोल जो आप 1991 के बाद देखें, हम सुधार काल का प्रारंभ हुए थे 1991 में, उसके बाद में सेवा क्षेत्र का प्रमुख योगदान है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या है? भारत ने पिछले 2 दशकों में सेवा क्षेत्र का रोजगार में सर्वाधिक एवं GDP में दूसरा सबसे ज़्यादा योगदान रहा नहीं। ये बात गलत है, क्योंकि GDP में सबसे नंबर 1 पे कौन है? सेवा क्षेत्र। और रोजगार में पहला हिस्सा किसका है? एग्रीकल्चर सेक्टर का है। तो देखिए दूसरा हमारा क्या है? गलत। केवल ए सही है, केवल ए सही है। इसका मतलब ये आपका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला है, ग्रामीण संस्थागत ढांचा विकास फंड की स्थापना किस संस्था की योजना है? ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करने के लिए एक तरह से नाबार्ड,
ठीक है, तो ये जो है विकास फंड किसका है, नाबार्ड के साथ में संबंधित है, नाबार्ड की योजना है। अगला है कैपिटल रिसिप्ट्स भारत सरकार की पूंजीगत प्राप्तियों में क्या शामिल नहीं होता है। ठीक है, पूंजीगत प्राप्तियों में इनमें से क्या शामिल नहीं होता है, ऋणों पर ब्याज की प्राप्ति, या जो ऋण उधार लिए जाते हैं, या ऋणों की रिकवरी, या पीएसयू के विनिवेश से प्राप्तियां। तो इसमें देखिए ये हमारा ये ऋणों पर ब्याज की जो प्राप्ति है ये हमारा किस में आएगा, ये आपका राजस्व प्राप्ति में आएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट्स में आएगा। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अगला है यदि एमपीसी हमारे पास में कितना है 0.08 और करों की दर दे रखी है 0.15, तो कर गुणांक टैक्स मल्टीप्लायर का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, माइनस एम पी सी अपॉन 1 माइनस एम पी सी। ठीक है, इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, वैल्यू लिख देंगे, तो ये आपका हो जाएगा माइनस 0.8 अपॉन 1 माइनस 0.8, तो ये आपका हो जाएगा 0.8 अपॉन माइनस तो है ये साथ में 0.2, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 4। तो जो हमारा टैक्स मल्टीप्लायर है वो कितना होगा, -4 होगा, सेकंड ऑप्शन। अगला देखिए दिए गए बचत फलन में यदि एक अर्थव्यवस्था में निवेश में 250 करोड़ रुपए की वृद्धि होती है तो उससे आय में कितनी वृद्धि होगी, राष्ट्रीय आय में कितनी वृद्धि होगी, ये हमको निकालना है। तो इसके लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, मल्टीप्लायर होना चाहिए, गुणक होना चाहिए। तो गुणक का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/1 माइनस एम पी सी। अब यहाँ पे हमारे पास में बचत फलन दे रखा है तो इसका फॉर्मूला आपका क्या हो सकता है, 1/MPS भी हो सकता है। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लायर निकालेंगे, पहले गुणक निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन हम देखते हैं तो ये जो 0.25 इस इक्वेशन में ये आपका क्या है, MPS। तो देखो हमारा जो मल्टीप्लायर है वो क्या हो जाएगा, 1/MPS कितना है 0.25, और इसको सोल्व करेंगे आपका कितना आ जाएगा, इसको हमने सोल्व किया 100/25 कितना आ जाएगा 4। मतलब गुणक का जो मान है वो कितना है 4। मतलब निवेश में जो वृद्धि होगी उससे आय में कितनी वृद्धि होगी, 4 गुना। तो 250 अगर निवेश में वृद्धि होती है तो राष्ट्रीय आय कितनी बढ़ेगी, इसका 4 गुना। 250 को हम 4 से मल्टीप्लाई करके कर देंगे कितना आ जाएगा 1000। ठीक है, अगला देखिए एक काल्पनिक अर्थव्यवस्था में सरकारी बजट के लिए निम्नलिखित आंकड़े हमको दे रखे हैं। राजस्व व्यय हमारे पास में है 1000, राजस्व प्राप्तियां हैं 700, पूंजीगत व्यय दे रखा है 200 करोड़, पूंजीगत प्राप्तियां 400 करोड़, ऋण रहित पूंजीगत प्राप्तियां हमारे पास में है 100 करोड़ रुपए। राजकोषीय घाटे का मूल्य क्या होगा, फिस्कल डेफिसिट हमको निकालना है। तो फिस्कल डेफिसिट के लिए हम क्या करते हैं, कुल प्राप्तियां मतलब राजस्व प्राप्तियां भी और पूंजीगत प्राप्तियां भी। तो राजस्व प्राप्तियां कितनी हैं 700, राजस्व प्राप्तियां हमारी हैं 700, और जो पूंजीगत प्राप्तियां हैं वो आपकी कितनी हैं 100। ठीक है, इन दोनों को तो हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। फिर इसमें से हमको माइनस करना है क्या, राजस्व व्यय हमारा कितना है 1000, और पूंजीगत व्यय कितना है हमारा 200। तो ये हो जाएगा 1200 और 800 का अंतर कितना है 400 का। मतलब जो हमारा राजकोषीय घाटा है वो कितना होगा 400 करोड़ का। ठीक है, भले इसको आप पहले लिख दीजिए, उसमें से आप 700 प्लस 100 को माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 400 करोड़ हमारा क्या है फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इन्वेस्टमेंट डिमांड इज एन इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन। एक अर्थव्यवस्था में जो निवेश मांग होती है वो किसके ऊपर निर्भर करती है, निवेश जो किया जा रहा है वो पूंजी की सीमांत क्षमता MEC पर निर्भर करती हैं, और साथ ही साथ ब्याज की दर के ऊपर निर्भर करती हैं। किसने बताया था, प्रोफेसर किन्स ने।
तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल दोनों के ऊपर डिपेंड करती हैं, बी और सी, मतलब तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पे सही है। ठीक है, एक अर्थव्यवस्था में निवेश मांग किसके ऊपर निर्भर करेगी? पूंजी की सीमांत कुशलता और ब्याज की दर के ऊपर निर्भर करती है। अगला देखिए, किन्स के अनुसार अनैच्छिक बेरोजगारी किन कारणों से पाई जाती हैं? ठीक है, अनैच्छिक बेरोजगारी का कारण क्या है? उसने क्या बताया था किन्स ने? अर्थव्यवस्था में जो समग्र मांग है उसमें कमी के कारण, अर्थव्यवस्था में जब समग्र मांग कम होती है तो अनैच्छिक बेरोजगारी पाई जा सकती है, समग्र मांग में कमी के कारण। तो आपका जो इसमें करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हमारा ए, क्योंकि उसने समग्र पूर्ति को क्या माना था? स्थिर माना था किन्स ने। अगला है, निम्नलिखित में से कौन लागत जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न करता है? लागत जनित का मतलब क्या हो गया? जब वस्तु को बनाने में जो लागत है, खर्चा है, वो क्या हो जाए? बढ़ जाए। तो खर्चा कब बढ़ सकता है? जब कच्चे माल की कीमत बढ़ जाए, मजदूरी बढ़ जाए। ठीक है, मजदूरी बढ़ने से हो सकता है, या जो प्रॉफिट मार्जिन है अगर उसको बढ़ा दिया जाता है तो भी क्या होगा? जो लागत जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न हो सकती है। तो बी और सी की वजह से, तो बी और सी की वजह से, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन हमारा। मजदूरी में वृद्धि के कारण और लागत अनुपात में वृद्धि के कारण क्या होगा? लागत जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न हो सकती है। अगला है, एक ऐसी अवस्था जब मुद्रास्फीति की ऊंची दर और बेरोजगारी की अधिक दर दोनों एक साथ पाई जाती है, मुद्रास्फीति भी ज़्यादा है और बेरोजगारी भी ज़्यादा है, जबकि हमने फिलिप्स वक्र में क्या पढ़ा था कि दोनों के बीच में विपरीत संबंध पाया जाता है, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी की दर में विपरीत संबंध पाया जाता है। लेकिन 1970 में यह धारणा क्या हो गई थी? गलत, क्योंकि उसमें क्या देखने को मिला था? मुद्रास्फीति और बेरोजगारी की ऊंची दर दोनों साथ साथ देखने को मिली थी, और जिसे अर्थशास्त्रियों ने क्या नाम दिया था? स्टैगफ्लेशन। तो स्टैगफ्लेशन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? स्फीति गतिरोध कहते हैं। स्टैगफ्लेशन की स्थिति इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सरकारी व्यय में वृद्धि जीएनपी को बढ़ाते हैं, गुणांक इस वृद्धि के आकार को निर्धारित करता है। बिल्कुल सही बात है। जब सरकार, देखो जीएनपी में घटक कौन कौन से होते हैं? आपका उपभोग व्यय होता है, निवेश व्यय होता है, सरकारी व्यय होता है और शुद्ध निर्यात व्यय होता है x-m। अब इनमें से किसी में भी अगर वृद्धि होती है तो क्या होगा? हमारे देश की जो जीडीपी है, जीएनपी, वो क्या होगी? बढ़ेगी। और जो गुणांक होता है वो इस वृद्धि के आकार को निर्धारित करता है, मतलब गुणांक का मान जितना अधिक होगा जीएनपी में वृद्धि उतनी ही अधिक होगी। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट है ये तो आपका बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है? करों में वृद्धि जीएनपी को बढ़ाती है। अब देखिए, टैक्स अगर लगाया जाता है तो टैक्स से किसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा? कंजप्शन के ऊपर। जो उपभोग व्यय है वो क्या होगा? घटेगा। और उपभोग व्यय अगर घटेगा तो जो जीएनपी है वो क्या होगी? घटेगी, क्योंकि इससे उपभोग घटने से हमारी जो राष्ट्रीय आय है वो गुणांक के ऊपर निर्भर करेगी। गुणांक का मान क्या हो जाएगा? उससे कम हो जाएगा, मतलब राष्ट्रीय आय क्या होगी? कम होगी। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो सही है, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हमारा ए। ठीक है, अगला देखिए, NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार भारत में जो शिशु मृत्यु दर है प्रति हजार वो घटकर कितनी हो गई है? तो ये आपकी है 35.2। फोर्थ ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर इसमें। अगला है, निम्नलिखित कथन को पढ़कर सही विकल्प का हमको चुनाव करना है। NFHS 5 के अनुसार हरियाणा में लिंग अनुपात 836 से बढ़कर 893 हो गया है। पहला कथन आपका सही है।
और दूसरा, इस दौरान केरल में यह 1047 से घटकर 951 हो गया। मतलब दूसरा कथन जो आपका क्या है, गलत है। केवल पहला कथन सही है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला है ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही है। कि सबसे पहला आपका जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वो क्या हुआ, इससे बड़ा है, बिल्कुल सही बात है। कि भारत में जो हरित क्रांति प्रारंभ हुई थी 1967, तो उसके बाद में जो कृषि उत्पादन है वो बढ़ा है। दूसरा क्या है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ी है, कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई है। ये बात भी हमारी क्या है, बिल्कुल सही है। और इससे क्या हुआ है, रिड्यूस रीजनल इनइक्वलिटी, जो क्षेत्रीय असमानता उसमें कमी नहीं आई, उसमें क्या हुई है, वृद्धि हुई है। मतलब यहाँ पे आपके पहले दोनों कथन ही सही हैं, ए और बी। मतलब करेक्ट आंसर आपका इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। कि भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में अगर हम देखें तो इससे कृषि उत्पादन बढ़ा है और कृषि उत्पादकता में भी वृद्धि हुई है। क्षेत्रीय असमानता कम नहीं हुई है, बढ़ी है। मतलब कुछ क्षेत्रों तक ही इसका विकास जो है, हरित क्रांति का प्रभाव है वो रहा है। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित कथन को पढ़कर सही विकल्प का हमको यहाँ पे चुनाव करना है। 99, 2000 एवं 2017-18 के बीच में भारत में कुल रोजगार में कृषि योगदान काफी कम हुआ है। कृषि क्षेत्र का जो योगदान है वो घटा है और सेवा क्षेत्र का जो योगदान है वो बढ़ा है। तो पहला कथन तो हमारा यहाँ पे क्या है, सही है। महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी 2011-12 और 2017-18 के बीच में तेजी से गिरावट आई है। नहीं, गिरावट नहीं है, क्या हुआ है, श्रम बल की भागीदारी में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ी है। तो यहां पर भी आपका पहला कथन ही सही है, केवल ए। अगला देखिए, भारत में आधिकारिक रूप से गरीबी को औपचारिक संकलन 2014 में रंग राजन समिति द्वारा 2011-12 के उपभोग व्यय सर्वे के आंकड़ों के उपयोग में किया गया था। इस कमेटी द्वारा गरीबी का आकलन कितना किया गया था, तो इनके माप के अनुसार हम देखें तो भारत में 29.5% जो है वो गरीब लोग थे। ठीक है, इसमें आपका तीसरा ऑप्शन जो है वो सही है। अगला है, किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय अर्थव्यवस्था में वास्तविक वृद्धि दर लक्षित वृद्धि दर से अधिक रही है, तो ये आपकी है प्रथम पंचवर्षीय योजना। अगला है, छिपी बेरोजगारी का अर्थ है। ठीक है, छिपी बेरोजगारी का अर्थ का मतलब क्या हो गया कि कृषि क्षेत्र में अगर हम देखते हैं कि उनकी कुल उत्पादकता जो होती है उस पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। माना कि 5 लोग लगे हुए हैं, उनमें से 2 को हटा भी दिया जाए तो कुल उत्पादकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो श्रम की सीमांत उत्पादकता है वो क्या है, शून्य है। कि 3 जनों की आवश्यकता है, वो कितना उत्पादन कर रहे हैं, माना कि 100 बोरी। अब चौथा लगा दिया, वहां पे 5वां जना भी अगर आ जाए तब भी उत्पादकता कितनी, उतनी की उतनी। इसका मतलब जो सीमांत उत्पादन है वो कितना है आपका, शून्य। अगला है, मूल्य वृद्धि विधि की सहायता से राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए निम्न में से क्या शामिल किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय आय का अनुमान हम किस विधि से लगा रहे हैं, वैल्यू एडिशन मेथड से। तो इसमें स्वयं के मकान का जो अनुमानित किराया होता है उसको शामिल किया जाता है। स्वयं के उपभोग के लिए वस्तु होती है उसका मूल्य भी, अनुमानित मूल्य, उसको भी शामिल किया जाता है। विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय उसको भी राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाएगा, NFI को। और मध्यवर्ती उपभोग को हम शामिल नहीं करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, जो आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है उसको हम माइनस करते हैं। तो यहाँ पे किस किस को शामिल किया जाता है, A, B और C। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही है। अगला है, एक अर्थव्यवस्था में निम्न जानकारी के आधार पर हमारे पास में उपभोग फलन है 50 + 0.8y और जो टैक्स दे रखा है वो आपका कितना है, 0.25। तो गुणांक का मूल्य हमको यहाँ पे निकालना है कि गुणक का मूल्य कितना होगा। अब देखिए, इस क्वेश्चन में हमारे पास में
यहाँ पे टैक्स दे रखा है, टैक्स अगर नहीं दे रखा हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे गुणक का मूल्य निकाले थे कैसे, 1/1 माइनस MPC मतलब 0.8 लेके, ठीक है। ये आपकी क्या है, MPC है 0.8। तो इससे हमारे पास में कितना आ जाता, ये आपका आ जाता 1/1 माइनस 0.8 कर देते 2, मतलब ये आपका के कितना आ जाता, 5 आ जाता गुणक का मूल्य। लेकिन यहाँ पर देखिए हमारे पास में टैक्स दे रखा है, तो जो टैक्स होता है उससे गुणक का मूल्य क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखो ये आपका C इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 प्लस 0.8 y माइनस जो टैक्स की वैल्यू होती है उसको हम क्या करते थे, कम, क्योंकि टैक्स से क्या होता है, उपभोग कम हो जाता है। तो ये आपका हो जाएगा 0.25y, ठीक है। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो देखो 50 का कोई वैल्यू अपन को यूज करना ही नहीं अभी वैसे भी, ये आपका हो जाएगा 0.8y माइनस, अब 0.25 को अगर आप 0.8 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 0.2y, तो ये आ जाएगा आपका 0.6y, ठीक है। और इधर आपका 50 था ही है वैसे भी साथ में। अब देखो ये हमारा कंजप्शन फंक्शन है, क्या बन गया, आप टैक्स के बाद में 50 प्लस 0.6y, तो ये जो हमारा 0.6 है ये किसको दर्शाता है, MPC को, ठीक है। MPC हमारी कितनी है, 0.6 है। इसका मतलब जो MPS है वो कितना हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा। तो अब गुणक का जो मूल्य है वो हम चाहे तो MPC से भी निकाल सकते हैं या फिर इस MPS का प्रयोग करके भी हम निकाल सकते हैं कि गुणक का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अगर हम MPS के साथ में कंपैरिजन करें तो 1/MPS होता है। तो ये आपका हो जाएगा 1/0.4, ठीक है। 1/0.4 के इक्वल टू 1/0.4, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2.5, ठीक है। 2.5 मतलब ये आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ये हमने मल्टीप्लायर की वैल्यू हमने किससे निकाली, गुणक का मूल्य, ये हमने MPS से निकाली है। MPC से अगर निकालोगे आप तो ये हो जाएगा आपका 1/1 माइनस MPC कितना था, 0.6, तो भी ये कितना हो जाएगा 1/0.4 इक्वल टू 2.5 आ जाएगा। 2.5 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में टैक्स दे रखा था, और टैक्स से क्या होता है, जो डिस्पोजेबल इनकम है, जो प्रयोज्य आय हैं, उपभोग योग्य जो आय होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे गुणक क्या होगा, गुणक का मान क्या आएगा, कम आएगा, ठीक है। अगला है जो हमारा किन्स है उसके मॉडल के साथ में संबंधित है। किन्स ने क्या बताया था कि जो उपभोग होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उपभोग जो होता है वो इनकम के ऊपर डिपेंड करता है, और साथ ही साथ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको भी उन्होंने शामिल किया था। तो C इक्वल टू फंक्शन ऑफ Y एंड R, ठीक है। लेवल ऑफ इनकम के ऊपर डिपेंड करता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर निर्भर करता है। किन्स के अनुसार जो उपभोग फलन है, उपभोग का निर्धारण आय के स्तर और ब्याज की दर के द्वारा होता है, इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन A एवं D। अगला है निम्न में से कौन सा RBI का काम नहीं है, ठीक है। RBI जो है वो सदस्य देशों के केंद्रीय बैंकों के साथ संबंध स्थापित करता है, विदेशी प्रतिभूतियों से संबंधित वो कार्य करता है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जमाओं को स्वीकार करता है, लेकिन ये लोगों को या उद्यमों को उधार उनसे नहीं लेता है, डायरेक्टली उनसे किसी प्रकार का जमा या ऋण देने का काम नहीं करता है। तो यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था को निम्न में से कौन सी मुख्य विशेषताएं नहीं थी, ठीक है। स्वतंत्रता के समय अगर हम देखें तो इनमें से कौन सी जो विशेषताएं वो देखने को नहीं मिलती हैं। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो था उसमें असमानताएं थी, पहला बिल्कुल सही है आपका। फिर कृषि क्षेत्र का दबदबा था, कृषि क्षेत्र का योगदान था, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर उसके बाद में जो खाद्यान्न उत्पादन थे उसमें आत्मनिर्भरता की बात की गई, बिल्कुल गलत बात है। खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता हमने कब प्राप्त की थी, हरित क्रांति के बाद में 1960-70 का जो दशक था उसके बाद में हमने खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त की थी। और फिर औद्योगिकरण का अभाव था, ये सारी बातें उसमें देखने को मिलती थी, लेकिन तीसरा पॉइंट जो है वो आपका यहाँ पे नहीं था। मतलब ये जो स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या था, खाद्यान्नों का अभाव था, खाद्यान्नों के लिए हम क्या करते थे, विदेशों के ऊपर निर्भर थे, तो आत्मनिर्भर हम नहीं थे। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसमें तीसरा ऑप्शन।
अगला है, अप्रैल 2014 के बाद आरबीआई अपने ज़्यादातर नीतिगत निर्णय मुद्रास्फीति के किस सूचक के प्रयोग से कर रहे हैं? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ठीक है, सीपीआई का प्रयोग करके, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के द्वारा इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है। नेक्स्ट है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय चाइना एंड इंडिया। चाइना ने कब प्रारंभ किए थे? 1978 में, और भारत ने 1991 में। मतलब ये आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है। अगला है, कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। पीएम गति शक्ति एक ढांचा विकास समन्वय प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल सही बात है। इसमें 7 ढांचों संबंधी इंजनों को आगे बढ़ा रही है, ठीक है। 7 ढांचों का मतलब कि आपका जैसे सड़क हो गया, रेल मार्ग हो गया, वायु परिवहन हो गया, बंदरगाह हो गया, इस तरीके से 7 इंजन इसमें बात की गई है। 7 ढांचागत इंजनों की इसमें बात की गई। यहाँ पे दोनों कथन आपके सही हैं, दोनों सही है। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। ये देखिए आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित हैं, तो ये तो आपके अगले जो एग्जाम होने वाले हैं इसमें आने वाला, काम आने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि अगले जो एग्जाम आपके होंगे उसमें जो आपका लेटेस्ट उस समय का जो आर्थिक सर्वेक्षण होगा, बजट होगा, उससे संबंधित क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मौद्रिक नीति का सीधा तरीका है? ठीक है, मौद्रिक नीति का सीधा तरीका है। कैश रिजर्व रेशियो, CRR आपका। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए क्या किया जाता है? जो नकद जमा अनुपात है CRR, उसमें उसको एक तरह से यूज किया जाता है। जो CRR है उसको डायरेक्ट जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये क्या बताता है कि व्यापारिक बैंकों के पास में जितना भी पैसा जमा होता है उसका एक निश्चित भाग जो होता है उनको रिजर्व बैंक के पास में जमा कराना होता है। इसलिए करेक्ट आंसर आपका इसमें कौन सा हो गया? फर्स्ट ऑप्शन। अगला है, वाणिज्यवादी विचारधारा के अनुसार व्यापार जो होता है तुलनात्मक लाभ, ठीक है, दो देशों के बीच में व्यापार का कारण इन्होंने क्या बताया था? तुलनात्मक लाभ होता है, इसलिए व्यापार किया जाता है। अगला है, निम्न में से कौन सा WTO समझौता सभी अंतरराष्ट्रीय सेवाओं के व्यापार को भी सम्मिलित करता है? सेवाओं को शामिल करता है, उसको हम क्या कहते हैं? गेट्स। ठीक है, आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। सॉरी, ये आपका तीसरा ऑप्शन जो है गेट्स, वो क्या करता है? सेवाओं को भी सम्मिलित करता है। ठीक है, अगला है, भारत निर्माण योजना के घटक के संदर्भ में कौन सा सही है? इसमें ग्रामीण आवास भी हैं, ग्रामीण टेलीफोन भी हैं और ग्रामीण विद्युतीकरण भी है। ग्रामीण रोजगार के साथ में संबंधित नहीं है। ABC, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका इसमें सही है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या करना है? एक तरफ संगठन दे रखे हैं और एक तरफ इनकी स्थापना वर्ष दे रखा है। पूछा हुआ है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना आपकी कब हुई थी? 1945 में, 27 दिसंबर को, 27 दिसंबर 1945 को। और विश्व बैंक की स्थापना जो है वो भी कब हुई थी? 27 दिसंबर 1945 को ही हुई थी। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है? 1944 लिखा हुआ है, गलत है। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना 1995 में हुई थी। और ADB, एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1966 में। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन। ठीक है, अब
अब अगला हमारा है अरेंज द ओरिजिन ऑफ मनी इन सिक्वेंशियल ऑर्डर, कि जो मुद्रा का उद्भव होता हुआ है उसको हमको काल के क्रम के अनुसार अपन को बताना है। तो देखिए सबसे पहले क्या आई थी, इसमें से आया था सबसे पहले आपके वस्तु मुद्रा आई थी। ठीक है, वस्तु मुद्रा के बाद में क्या आया था, धातु मुद्रा, फिर धातु मुद्रा के बाद में कागज मुद्रा, और लास्ट में प्लास्टिक मनी। ठीक है, फोर्थ। तो ये आपका सही क्रम हो जाएगा। इस क्रम के हिसाब से आप देख लीजिए इसमें कौन सा है, सेकंड, वन, थर्ड, ये मतलब ये तीसरा ऑप्शन आपका। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वस्तु को वस्तु एवं सेवा कर जो आपका है जीएसटी उसमें सम्मिलित नहीं किया गया, उसके दायरे से बाहर रखा गया है। तो इनमें से जो आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बाहर रखा गया है, मतलब केवल बी, ओनली बी, ये आपका सेकंड ऑप्शन जो है उसमें सही है। ठीक, अगला है निम्नलिखित देशों में से कौन संघाई सहयोग संगठन एससीओ का सदस्य नहीं है। ठीक है, शंघाई सहयोग संगठन में भारत है, चाइना है, पाकिस्तान है, जापान नहीं है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो देखिए जो सेंसेक्स उसमें टॉप 30 कंपनियों के शेयरों को सम्मिलित किया जाता है, बिल्कुल सही है आपका। भारत का सबसे पुराना जो स्टॉक एक्सचेंज है वो कौन सा है, BSE, ये बात भी बिल्कुल सही है। और फिर शेयरों के फ्यूचर और ऑप्शन का कारोबार भारत के सभी स्टॉक एक्सचेंज में किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे तीनों बातें सही हैं, ABC तीनों सही है आपका। ठीक है, सेंसेक्स 30 शेयरों का एक सूचकांक है, बिल्कुल सही है। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, बिल्कुल सही है आपका। और शेयरों के फ्यूचर एंड ऑप्शन का कारोबार सभी स्टॉक एक्सचेंज में किया जाता है। तीनों बातें आपकी सही हैं, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा हो गया था ऑप्शन फोर्थ। तो ये पूरा हमारा जो पेपर था वो कंप्लीट हो चुका है। किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगता है, किसी प्रकार का कुछ लगता है कि वो आंसर उसका गलत हो सकता है, तो कमेंट बॉक्स में आप उसको बता सकते हैं, उसको मैं चेक कर लूँगा।